Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आधुनिक भारतीय इतिहास का एक ऐसा पन्ना जो काफी पेचीदा है। बिल्कुल, भारतीय रियासतों का विलय। मतलब सोचिए 1947 में आजादी मिली, पर साथ में एक बिखरा हुआ नक्शा भी, 500 से ज्यादा रियासतें। हाँ, और सबके पास अपना फ्यूचर चुनने का ऑप्शन था। तो ये सब एक कैसे हुआ? ये सिर्फ इवेंट्स का सीक्वेंस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पॉलिसीज की, दबाव की और हाँ, दूरदर्शिता की कहानी है। और हम आज इसी पर गौर करेंगे स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चैप्टर 34 द इंडियन स्टेट्स के आधार पर। हाँ, और कोशिश रहेगी कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए प्रीलिम्स के फैक्ट्स और मेंस का एनालिसिस दोनों कवर हो जाए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये बिखरा हुआ भारत एक कैसे बना। ये समझना बहुत जरूरी है। जी, तो सबसे पहले इस चैलेंज के स्केल को समझते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश इंडिया के साथ साथ ये रियासतें, जिन्हें इंडियन स्टेट्स कहते थे, करीब 2/3 भारत पर फैली थी। और आबादी भी करीब 1/3 भारत की इन्हीं रियासतों में रहती थी। और संख्या, जैसा आपने कहा, लगभग 562। स्पेक्ट्रम यही बताता है। 562। और इनमें भी जबरदस्त डाइवर्सिटी दी है ना। जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तरफ तो देखिए हैदराबाद जैसी विशाल रियासतें थीं, मतलब कई यूरोपियन देशों से भी बड़ी, करोड़ों की आबादी, अपनी सेना, रेलवे, डाक व्यवस्था, सब कुछ। अच्छा। और दूसरी तरफ जैसे गुजरात में बिलाबारी जैसी छोटी रियासतें भी थीं, कुछ वर्ग मील का एरिया, आबादी कुछ दर्जन बस। कमाल है। और अंग्रेजों ने मतलब मेन इलाके अपने पास रखे थे। हाँ, ज्यादातर जो उपजाऊ या स्ट्रेटेजिक इलाके थे वो सीधे ब्रिटिश कंट्रोल में थे। ये रियासतें अक्सर बिखरी हुई थीं, कम डेवलप्ड या मुश्किल इलाकों में। ये ज्योग्राफिकल फ्रैगमेंटेशन भी एक बड़ी चुनौती थी। सही कहा। और ये रियासतें टेक्निकली ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर थी। एक खास रिश्ता था, पैरामाउंसी कहते थे उसे। हाँ, सर्वोपरिता। पैरामाउंट सी, ये शब्द सुना है, पर ये था क्या असल में? और ये पॉलिसी कैसे बदली? चलो अब देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार की इन रियासतों के प्रति नीति समय के साथ कैसे बदली, खासकर 1857 के बाद। यूपीएससी मेंस के लिए ये एनालिसिस जरूरी है। हाउ डिड द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट्स इवॉल्व आफ्टर 1857 एंड व्हाट वर द की फीचर्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेंस के लिए। और देखिए, 1857 का विद्रोह वो एक टर्निंग पॉइंट था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। कैसे? कई रियासतों ने विद्रोह दबाने में अंग्रेजों की मदद की, तो अंग्रेजों को समझ आया कि ये रियासतें तो तूफान में लहरों को रोकने वाली चट्टानें हैं, मतलब ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म। अच्छा, इसीलिए 1858 में जब सत्ता कंपनी से क्राउन के पास गई, तो लॉर्ड कैनिंग ने वो एनेक्सेशन की पॉलिसी जो डलहौजी के टाइम पे चरम पर थी, उसको छोड़ दिया। मतलब विलय नहीं करेंगे आप। हाँ, बिल्कुल। अब पॉलिसी बन गई, पनिश और डिपोज बट नॉट टू एनेक्स। मतलब शासक को सजा दे दो, गद्दी से हटा दो, पर रियासत को ब्रिटिश इंडिया में मिलाओ मत। अच्छा, ये बड़ा बदलाव था। तो इसी को पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन कहा गया। जी हाँ, बिल्कुल। पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन 1857 से 1935 तक। इसके तहत रियासतों को क्राउन के अधीन सहयोगी माना गया, पर यह बराबरी का रिश्ता नहीं था, ये ध्यान रखना होगा। हाँ, वो कैसे, मतलब अधीनता कैसे दिखाई? देखिए, 1858 के बाद मुगल बादशाह की नाम मात्र की सत्ता भी खत्म हो गई। हाँ। अब ब्रिटिश क्राउन ही सर्वोच्च था। ठीक है। और रियासतों में गद्दी पर कौन बैठेगा, मतलब उत्तराधिकार, उसके लिए क्राउन की मंजूरी जरूरी हो गई। अच्छा, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा ये पक्का नहीं था। हाँ, एक तरह से गद्दी अब अधिकार नहीं बल्कि पैरामाउंट पावर का तोहफा या अनुदान मानी जाने लगी। ये सबऑर्डिनेशन दिखाने का तरीका था। समझ गया। और वो काइसर हिंद वाली उपाधि, उसका क्या मतलब था? हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। 1876 में जब रानी विक्टोरिया ने काइजर हिंद यानी भारत की महारानी की उपाधि ली, तो इससे रियासतों का कोई भी बराबरी या आज़ादी का जो भ्रम था वो बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब पैरामाउंट सी का मतलब ही था अधीनता। बिल्कुल।
पैरामाउंसी माने सुप्रेमेसी ऑफ द क्राउन, सबॉर्डिनेशन ऑफ द स्टेट्स। उनकी आंतरिक स्वायत्ता थी, पर वो भी सीमित थी। ब्रिटिश सरकार अब उनके इंटरनल मामलों में भी दखल दे सकती थी। किस आधार पर? कभी शासक के भले के लिए, कभी कुशासन के नाम पर, कभी जनता के कल्याण के लिए, या कभी पूरे भारत के हितों के नाम पर। लॉर्ड कर्जन के समय तो ये दखलंदाजी और बढ़ गई थी। तो ये पैरामाउंसी बड़ी फ्लेक्सिबल चीज थी अंग्रेजों के लिए, नियंत्रण भी और सीधी जिम्मेदारी भी नहीं। सही कहा, लेकिन यही पैरामाउंसी 1947 में एक बड़े संकट का कारण भी बनी। हाँ, वो कैसे? आजादी के समय? जैसे ही ब्रिटिश शासन खत्म हुआ, ये पैरामाउंसी भी खत्म हो गई, या ऐसा अंग्रेजों ने कहा, और रियासतों को टेक्निकली आजाद छोड़ दिया गया। यहीं से असली पेच शुरू हुआ। यहाँ एक मेन स्टाइल प्रश्न बनता है, critically analyze the implications of the lapse of British paramountcy in 1947 for the integration of princely states into the newly independent dominions of India and Pakistan. बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया होगा। मतलब अचानक से 562 आजाद देश। हाँ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने यही कहा, पैरामाउंसी खत्म, सारे पुराने समझौते रद्द। अब रियासतों के पास 3 रास्ते थे, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में जाएं, या स्वतंत्र रहें। ये तो भारत की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा था। जाहिर है, और यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके बहुत ही काबिल सेक्रेटरी वीपी मेनन, उनका रोल आता है। उन्होंने स्टेट्स डिपार्टमेंट बनाया। चुनौती थी इन लगभग 562 टुकड़ों को जोड़ने की। पटेल और मेनन, हाँ, इनका नाम तो हमेशा आता है। क्या स्ट्रैटेजी अपनाई उन्होंने? देखिए, उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए मनाया। ज्यादातर 3 सब्जेक्ट पर अधिकार मांगा, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। अच्छा, सिर्फ ये 3? हाँ, शुरू में। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हुआ वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या IOA। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। हाँ, और हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे, इसके लिए कई रियासतों के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट्स भी किए गए, जब तक विलय की पूरी प्रोसेस तय न हो जाए। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट्स, ये क्या थे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब था कि जो मौजूदा इंतजाम है, जैसे रेलवे, डाक, टार, वो वैसे ही चलते रहेंगे जैसे आज़ादी से पहले चल रहे थे, ताकि एकदम से कोई गड़बड़ी ना हो। ये एक टेम्पररी इंतजाम था। समझ गया। तो IOA परमानेंट था, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट टेम्पररी। और राजाओं को मनाने के लिए क्या किया? पटेल और मेनन ने, जिसे कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, वो अपनाई। अच्छा, मतलब गाजर और छड़ी। हाँ, बिल्कुल। कैरेट के तौर पर देशभक्ति की अपील की, उन्हें समझाया कि नए भारत के निर्माण में भागीदार बने, आश्वासन दिया कि उनके प्रिवी पर्सेस मतलब भत्ते, टाइटल, सम्मान, वो सब बने रहेंगे। और स्टिक? स्टिक के तौर पर जियोग्राफिकल रियलिटी बताई गई, जनता की आवाज का हवाला दिया गया। कई रियासतों में प्रजा मंडल्स थे जो भारत में विलय चाहते थे, और जरूरत पड़ने पर थोड़ी सख्ती का संकेत भी दिया गया। तो देखते हैं ये स्ट्रैटेजी कैसे काम आई, खासकर उन रियासतों के मामले में जो आसानी से नहीं मानी। हाँ, तो ज्यादातर रियासतें, करीब 550 से ज्यादा, 15 अगस्त 1947 तक मान गई और उन्होंने IOA साइन कर दिया। ये पटेल और मेनन की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस थी। कमाल है। लेकिन कुछ ने तो मुश्किल खड़ी की थी। हाँ, 3 रियासतें मेन थीं, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। इनकी कहानियां अलग अलग स्ट्रैटेजीज दिखाती हैं। ठीक है, जूनागढ़ की बात करते हैं। गुजरात में थी ये रियासत, है ना? हाँ, गुजरात में। पाकिस्तान से बॉर्डर नहीं लगता था। नवाब मुस्लिम थे, पर 80% से ज्यादा आबादी हिंदू थी। तो नवाब ने क्या किया? नवाब ने अगस्त 1947 में पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। क्या? लेकिन वो तो ज्योग्राफिकली पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल, और जनता भी खिलाफ थी। भारत ने इसे माना नहीं, जनता ने विद्रोह कर दिया। भारत ने नवाब पर दबाव डाला और आखिर में वहां जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट कराने का फैसला हुआ। प्लेबिसाइट, जनता से पूछा गया। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। फरवरी 1948 में प्लेबिसाइट हुआ और करीब 99% लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में वोट दिया। तो जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। यहाँ जनमत का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, तो जूनागढ़ का मामला तो सुलझ गया। अब हैदराबाद, वो तो बहुत बड़ी रियासत थी। हाँ, हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी और अमीर रियासत, चारों तरफ से भारतीय जमीन से घिरी हुई। यहाँ क्या दिक्कत थी? शासक कौन थे? यहाँ शासक थे निजाम,
मीर उस्मान अली खान। वो मुस्लिम थे पर ज्यादातर प्रजा हिंदू थी। निज़ाम आज़ाद रहना चाहते थे या फिर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में एक अलग डोमिनियन का दर्जा चाहते थे। मतलब भारत में विलय नहीं, उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तो कर लिया भारत के साथ नवंबर 1947 में 1 साल के लिए, लेकिन आईओएस साइन करने से साफ इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? मामला तब बिगड़ा जब निज़ाम की एक कट्टरपंथी प्राइवेट आर्मी थी रज़ाकार। उसका लीडर था कासिम रिजवी। इन रज़ाकारों ने रियासत में आतंक फैलाना शुरू कर दिया, खासकर गैर मुस्लिमों और भारत समर्थक लोगों के खिलाफ। ओहो, ये तो गंभीर बात थी। यहाँ एक मेन स्टाइल प्रश्न बनता है, Why was the integration of Hyderabad more complex than Junagadh? And what factors led to the police action, Operation Polo? हाँ, हैदराबाद की कॉम्प्लेक्सिटी कई वजहों से थी। एक तो उसका साइज और स्ट्रेटेजिक लोकेशन, दूसरा निज़ाम की आज़ादी की जिद, तीसरा रज़ाकारों की हिंसा और बढ़ता हुआ कम्युनल टेंशन जिससे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा था। तो भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने पहले बातचीत से हल निकालने की बहुत कोशिश की। लॉर्ड माउंटबैटन ने भी मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन जब रज़ाकारों का आतंक बहुत बढ़ गया और बातचीत फेल हो गई तो सितंबर 1948 में भारत सरकार ने सैन्य कार्यवाही का फैसला किया। सैन्य कार्रवाई? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। इस कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो कहा गया। टेक्निकली इसे पुलिस एक्शन का नाम दिया गया ताकि इसे मिलिट्री इन्वेजन न माना जाए। ऑपरेशन पोलो, पुलिस एक्शन, कितने दिन चला ये? बस 4-5 दिन, 13 से 18 सितंबर 1948 तक। इसके बाद निज़ाम ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद ने भारत में विलय स्वीकार कर लिया। अच्छा, तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह, हैदराबाद में पुलिस एक्शन, मतलब पटेल सरकार सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी बदल रही थी। बिल्कुल, दृढ़ता भी थी और फ्लेक्सिबिलिटी भी। अब आते हैं कश्मीर पर। यह मामला तो शायद सबसे पेचीदा था। हाँ, कश्मीर का मामला इन दोनों से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स वाला साबित हुआ। यहाँ क्या सिचुएशन थी? शासक हिंदू थे? हाँ, शासक हिंदू थे, महाराजा हरि सिंह, लेकिन बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी। और महाराजा भी शुरू में आज़ाद रहना चाहते थे, शायद भारत और पाकिस्तान के बीच बैलेंस बनाने की सोच रहे थे। अच्छा, फिर? पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली हमलावरों को कश्मीर में भेज दिया। कहा जाता है कि इनमें पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल थे। हमला कर दिया? हाँ, और ये हमलावर तेजी से श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। तब संकट की घड़ी में महाराजा हरि सिंह ने भारत से मिलिट्री हेल्प मांगी। और भारत ने मदद की? भारत तैयार था, पर एक शर्त पर कि महाराजा पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करें। और उन्होंने किया? हाँ, महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को आईओए पर हस्ताक्षर किए। ठीक। इसके तुरंत बाद भारतीय सेना को हवाई जहाज़ों से श्रीनगर भेजा गया। सेना ने हमलावरों को पीछे खदेड़ना शुरू किया। इसमें शेख अब्दुल्ला का क्या रोल था? वो तो वहां के बड़े नेता थे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। कश्मीर के सबसे पॉपुलर नेता शेख अब्दुल्ला, जो पहले महाराजा के विरोधी थे, उन्होंने भी इस विलय का समर्थन किया। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने हमलावरों का सपोर्ट जारी रखा। भारत इस मामले को जनवरी 1948 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) में ले गया। यूएन में? क्यों? शायद ये सोच थी कि यूएन पाकिस्तान पर दबाव डालेगा हमलावर हटाने के लिए। यूएन ने युद्ध विराम सीज़फायर का प्रस्ताव पास किया। सीज़फायर कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को लागू हुआ, लेकिन तब तक पाकिस्तान कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था। ओह, जिसे आज पीओके कहते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। इसी विलय की विशेष परिस्थितियों और शेख अब्दुल्ला के साथ हुए समझौते के तहत भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 जोड़ा गया। आर्टिकल 370? हाँ, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता दी, जो बाकी राज्यों से ज्यादा थी। इसने भारतीय संसद के अधिकार क्षेत्र को राज्य में सीमित कर दिया था। तो कश्मीर का विलय तो हुआ, पर ये एक अधूरा इंटीग्रेशन रहा और विवाद का मुद्दा बन गया। बिल्कुल, भारत पाकिस्तान के बीच एक परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बन गया। तो ये 3 बड़ी रियासतें थी। इनके अलावा जो सैकड़ों छोटी-छोटी रियासतें थीं, उनका क्या हुआ? चलो अब देखते हैं कि उनका विलय कैसे हुआ। क्या वो आसान था? हाँ, तुलनात्मक रूप से ज्यादातर छोटी रियासतों का विलय आसान था। हालांकि वहां भी बातचीत और थोड़ी
मान मनौवल तो करनी पड़ी। अच्छा, कई बहुत छोटी रियासतें थीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से वायबल नहीं थीं। उन्हें पास के प्रांतों में मिला दिया गया। जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की कई रियासतों को सेंट्रल प्रोविंसेस और ओडिशा में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, मतलब सीधा प्रांतों में विलय। हाँ, और कुछ मामलों में कई रियासतों को मिलाकर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाई गईं। ये भी पटेल की एक महत्वपूर्ण रणनीति थी। इंटीग्रेशन के साथ साथ कंसोलिडेशन। इसका विश्लेषण मेंस के लिए उपयोगी हो सकता है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉलर प्रिंसली स्टेट्स, focusing on the formation of unions of states as a strategy for consolidation. यूनियंस ऑफ स्टेट्स, ये क्या था? बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे काठियावाड़ गुजरात की सैकड़ों छोटी रियासतों को मिलाकर संयुक्त राज्य काठियावाड़ या सौराष्ट्र बनाया गया। सौराष्ट्र? हाँ, सुना है। इसी तरह पंजाब की रियासतों को मिलाकर पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन बना। पेप्सू, हाँ। राजस्थान की रियासतों को भी स्टेजेस में इंटीग्रेट करके ग्रेटर राजस्थान बनाया गया। मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया एजेंसी की रियासतें, विंध्य प्रदेश, ट्रावणकोर, कोचीन, ये सब इसी प्रोसेस के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, तो इन यूनियंस का प्रमुख कौन होता था? इन संघों के प्रमुख को राज प्रमुख कहा गया। ये अक्सर उन्हीं रियासतों के पूर्व शासक होते थे जिन्हें लिमिटेड पावर्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया गया। समझ गया, मतलब एक तरह से उन्हें भी एडजस्ट किया गया। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया में एक और चीज इंपॉर्टेंट थी। क्या? रियासतों के अंदर जो प्रजामंडल्स या लोक परिषदों के आंदोलन चल रहे थे, हाँ, उनका क्या रोल था? उन्होंने रियासतों में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और भारत में विलय के लिए जमीन तैयार की, शासकों पर दबाव बनाया। तो ये दिखाता है कि विलय सिर्फ ऊपर से थोपा नहीं गया, कई जगह इसे ग्रासरूट्स लेवल पर पॉपुलर सपोर्ट भी था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो कुल मिलाके ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच थी। बिल्कुल, डिप्लोमेसी, प्रेशर, पॉपुलर ओपिनियन, मिलिट्री एक्शन जहां जरूरी हुआ और एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ इस्तेमाल हुआ। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इस पूरे डिस्कशन के की टेकअवेज क्या हैं। पहले प्रीलिम्स के लिहाज से। प्रीलिम्स, टेकअवेज, की टर्म्स, पैरामाउंसी, सर्वोपरिता, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आईओए, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह, प्रिवी पर्स, की पॉलिसीज, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन 1857 के बाद, पनिश और डिपोज बट नॉट एनेक्स, इंटीग्रेशन पॉलिसी post 1947 based on IOA for defense, foreign affairs, communications. Key figures: सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबैटन, इनका रोल भी अहम था। महाराजा हरी सिंह, कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, कश्मीर, निज़ाम मीर ओस्मान अली खान, हैदराबाद, कासिम राजवी, राजाकार्स, नवाब ऑफ जूनागढ़। की स्टेट्स एंड इंटीग्रेशन मेथड्स, जूनागढ़ प्लेबिसाइट, हैदराबाद पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948, कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आफ्टर इन्वेजन अक्टूबर 1947, smaller states merger into provinces or formation of unions like Saurashtra, Piyapsu, Madhya Bharat, Rajasthan, Travancore, Cochin. Key facts: number of states 562, lapse of paramountcy, Indian Independence Act 1947, Article 370, initial context for J&K special status. बेहतरीन, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। और अब मेन्स टेकअवेज, पटेल एंड मेनन्स रोल, इनका क्रूशियल रोल इवैल्यूएट करना, उनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स, डिसाइसिवनेस और कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का इफेक्टिव यूज एनालाइज करना। चैलेंजेस टू इंटीग्रेशन, मेजर हर्डल्स क्या थे, जैसे शासकों की एम्बिशंस, जियोग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, कम्युनल टेंशंस, भारत के बाल्कनाइजेशन का खतरा और पाकिस्तान की भूमिका, खासकर जूनागढ़ और कश्मीर में। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, पैरामाउंसी का नेचर और उसका अचानक खत्म होना, इसने कैसे पावर वैक्यूम बनाया और इंटीग्रेशन क्राइसिस को जन्म दिया। कंपैरेटिव एनालिसिस, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर की इंटीग्रेशन प्रोसेसेस को कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना, अलग अलग स्ट्रैटेजीज क्यों अपनाई गईं, छोटी रियासतों का इंटीग्रेशन मर्जर्स और यूनियंस के जरिए एक अलग स्ट्रैटेजी के रूप में एनालाइज करना। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, रियासतों के विलय का भारत की यूनिटी, इंटेग्रिटी और कंसोलिडेशन के लिए क्या महत्व था। इसने भारत के पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल मैप और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को कैसे शेप किया, और इसमें प्रजामंडल जैसे पॉपुलर मूवमेंट्स का रोल डिस्कस करना। हाँ, ये मेंस के लिए काफी अच्छे पॉइंट्स हैं। तो ये थी कहानी भारतीय रियासतों के विलय की,
एक ऐसी चुनौती जिसे अगर सफलतापूर्वक हल न किया गया होता तो शायद आज भारत का नक्शा और इतिहास कुछ और ही होता। बिल्कुल। ये सरदार पटेल की असाधारण राजनीतिक इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और वीपी मेनन की प्रशासनिक कुशलता का प्रमाण है। आजादी के फौरन बाद इस लगभग नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया गया। हाँ, ये मानना पड़ेगा। हालांकि ये भी सच है कि इस प्रक्रिया की कुछ जटिल विरासतें, जैसे कश्मीर का मुद्दा, वो लंबे समय तक बनी रहीं और आज भी भारतीय राजनीति और विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। सही बात है, इतिहास की प्रक्रियाएं अक्सर सीधी नहीं होती। बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर पटेल और मेनन सफल नहीं होते, अगर जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, त्रावणकोर या कश्मीर जैसी कुछ प्रमुख रियासतें आजाद रह जाती, तो आज भारत का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लैंडस्केप कैसा होता? क्या भारत एक संगठित राष्ट्र बन पाता? इस पर सोचिएगा जरूर। ये सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी की ये पेशकश, स्पेक्ट्रम के चैप्टर 34 पर आधारित ये चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी। जी बिल्कुल। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.